हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। नमस्कार, एक प्यार भरा ओंकार। सभी के सभी साथी जुड़ जाइएगा। जैसा कि हम लोग अपना सिलेबस लेकर चल रहे थे, लूसेंट जीएस, ठीक है। लूसेंट जीएस, इसमें सबसे पहले हम लोग किसको उठाए? हिस्ट्री को। हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें कर डाली थी पार्ट फर्स्ट में। आज हम लोग पार्ट सेकेंड भी हो गया। पार्ट सेकेंड में बहुत सारी चीज़ें कवर कर डाली थी और अब हम लोग पार्ट थर्ड की बात करेंगे। किसकी जी बात करेंगे? पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड में अपन लोग क्या करने वाले हो उसको देखते हैं, ठीक। भैया, यूपी पुलिस के रिजल्ट के बारे में कुछ बोल दो यार। जिन लोगों का हो गया है उनको तो सबको ही बधाइयाँ दे रहे हैं, देनी भी चाहिए, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है, हाँ, उनके लिए या उनके साथ में हम लोग उनका थोड़ा दुख दर्द बांटेंगे भाई। उनकी कमी को पहचानने की कोशिश करेंगे, क्या कमी रहेगी। इसकी बात अभी थोड़ी बाद में करते हैं। अभी फिलहाल में हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर दूं, क्योंकि अपनी जो आज की क्लास होने वाली है उस क्लास को मैं डालूंगा, ठीक है। ये जो सेंटर चल रहा है जीएस का, अब पता चल गया होगा ये इसी से, कांस्टेबल के एग्ज़ाम से। चलो, आज हम लोग पार्ट थर्ड करने वाले हैं। पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में अपन लोग क्या पढ़ेंगे? सेकेंड में वैदिक सभ्यता तक तो हो गया था। हाँ, वैदिक सभ्यता और ये सब कंप्लीट हो गए थे। वैदिक संस्कृति, प्राचीन धार्मिक आंदोलन, महाजनपद, महाजनपदों का उद्गम और प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, अब ये स्टार्ट हो गए थे। और जो विदेशी यात्रियों का आगमन, ठीक। पहला क्या अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं? प्राचीन संस्कृति। वैदिक संस्कृति तो हो गई है। वैदिक संस्कृति, ठीक। इसको सेकंड पार्ट में मैंने डाला है, अच्छे से देखना बेटा, उसको दिया होगा उसमें अच्छी तरीके से। अगर तुम क्लास को प्रॉपरली तरीके से देख रहे हो ना बेटा, दिया होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले प्राचीन धार्मिक आंदोलन। प्राचीन धार्मिक आंदोलन। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी का जिक्र कर रहे हैं, तो उसी पर चर्चा कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारी एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक हम उसको नहीं छोड़ने वाले। फिर हम लोगों ने पढ़ा था महाजनपदों के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ा है भाई महाजनपद, ठीक। इसमें सारे महाजनपद आ जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने जिक्र किया था जो 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद में से जो 8 जो महाजनपद पे अपने यूपी से ही थे, ठीक है। सबका अलग तरीके से उनका सोर्स है, देख लेना। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, ठीक। ये आज का इतना कंप्लीटेड हुआ है और आगे सेंट्रो लेकर चलेंगे जो भी हम लोगों का चल रहा है। देखो, जीएस का खेल बहुत ही अटूट है इस समय, ठीक है। और मैं शायद इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन जो अपना यूपी पुलिस का रिजल्ट आया है उस पर बात करेंगे थोड़ा। उसने तो हिला डाला। यूपी पुलिस कट ऑफ यूआर की गई है 214, ठीक है। यूआर की कितनी गई बेटा? 214। फीमेल की शायद 203 है, ये फीमेल की है। मेल 203 पॉइंट कुछ है, अप्रोक्स देख लेना। और ओबीसी की गई है 198.99। 198.99, 187 या 89 कुछ ऐसी है फीमेल की। क्लियर कर लेना जिन लोगों ने देख लिया, देख लेना। 89.39। यू आर ओबीसी और कौन रह गया? SC ST 178.04 SC। कितना डिफरेंस हो गया यार। फीमेल की 164.136। ST की
146.738, 146.738। इसी और भी कम होगी, 136 लो। जिन भाई का सिलेक्शन हो गया उनको ढेर सारी बधाइयाँ। जिनका नहीं हुआ प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि यार ये स्टूडेंट लाइफ है, क्या ही कहूँ, क्योंकि मैं यहाँ से गुजरता हूँ और गुजर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना जीएस का सिनेरियो। जीएस के बाद हम लोग उठाएंगे मैथ को। आप लोग सीन तो करोगे नहीं, मुझे पता है, तो हम अपने स्लो चलेंगे भाई, सीधी सी बात। जब मुझे टाइम मिलेगा तभी हम कर पाएंगे। इस पर 2 लाइनें याद आ रही, मैं बोलना चाहूँगा। मेरे हिस्से फिर एक समझौता आएगा। कल कोई कह रहा था कि तुम तो बड़े समझदार हो। इन लाइनों को समझने की कोशिश करना। जिन लोगों का नहीं हुआ प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइएगा। हो सकता है हमारी किस्मत में और स्ट्रगल लिखा है ना, और हो सकता है इससे भी बेटर कुछ मिलना हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन हम लोगों का कुछ ज़्यादा ड्रीम नहीं होता, बस एक ड्रीम पोस्ट होती है, ड्रीम जॉब होती है कि हाँ कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हम लोग इतने में संकोच रहते हैं। अब इसकी सैलरी कितनी होती है, 30 to 40 मान लो, इसी पुलिस की ले लो। हाँ, किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट मत करिएगा प्लीज़। वो खुद ही इतने तानों की भट्टी को लेकर चलता है, चाहे रिलेटिव हो चाहे फ्रेंड हो, कोई भी हो, प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। खासकर लड़कों का, लड़कियों का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ना मैं बोलना चाहूँगा। ठीक है डियर, खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैंने बाकायदा चलो आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। लूसेंट जीएस हिस्ट्री का, एंसेंट हिस्ट्री का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इतिहास का स्रोत, प्राचीन प्रागैतिहासिक काल वगैरह, और वैदिक संस्कृति, प्राचीन धार्मिक आंदोलन, महाजनपद, और अब यहाँ से हमारा सेंटू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। सो गैस बने रहिएगा। जो नए हैं तो अगर आपको 1% भी मेरी मेहनत लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना या ना करना ये आपकी मर्जी है। नोट आता है, रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। ठीक, इतना हो गया था। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले संगम युग को। ठीक है, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। नेक्स्ट पॉइंट, परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांडु राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित हुए थे। नोट आता है, संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है, पतत्तु पातु, एतत्तु थोके तथा पादिनेन कील कनकु। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक, जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। ठीक है, आजव स्थान अध्यक्ष संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ। प्रथम संगम मदुरा 1440 समुद्र में विलीन वर्ष पूर्व, और अगस्त अकिंट्यम परिपदयाल मदुनारे
मधुकुरुकु तथा कलारी आविरे कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है। ठीक है, रिपीट कर लेना इसको, मुदुकुरकु कलारी आवारी कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है। फिर हम लोगों के पास आता है दूसरा संगम कपाटपुरम। दूसरा संगम कपाटपुरम 3700 ईसा पूर्व अलवर। ये एग्जाम में नहीं आने वाले बट दिए हैं तो लूसेंट को करे, इस वजह से हम इनको करा रहे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगस्त तोलकेपुरम तमिल व्याकरण रचनाकार तोलाकरी। वर्ष पूर्व 3700 वर्ष पूर्व। अगस्त कपटकराम आलेवाई समुद्र में विलीन। अगस्त तोलकरम तमिल व्याकरण रचनाकार तोलकपिरम। तीसरा संगम मधुरा 1850 वर्ष पूर्व। नक्कीर नेदुथ्योंके कुरुंथोके नत्रिनई एंकूरे बूरू परिपादल कुथु वरी पेरिसे तथा सित्रेसे आदि। क्या है आई डोंट नो अबाउट दिस बट संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके उस टाइम के। हमें तो पता नहीं इनके बारे में डीपली जानकारी, बट जैसा मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। गुड माय पॉइंट डियर। चलो आप करते हैं नोट को। नोट, कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनाबुक रसु अप्पार ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इलागो कृत शिल्पाधिकारम पायलों का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टम के अवलंबन उसकी पत्नी कंटगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलय सतनार ने मंडिकेमली की रचना की। इसमें 30 सर्गों की अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मंडिकेमली कोमलम एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखन दृढ़नाथ 5वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीव कचिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन बिच्चू त्रिउत्तम देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतक्कक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन बिच्चू बन गया। तोरकलिपियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई हैं। इनमें तिरुवल्लुवर की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। नोट आता है रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतारम है। कंबन की इरामावतारम। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतारम है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया, अकम और पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युग इन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पतन का निर्माण इसी के समय हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया था। सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुपादेन में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदय यंजीरल लगभग 130 ईस्वी, नेंदुजीरल आदन 155 ईस्वी एवं सेनगुट्टुवन 180 ईस्वी। सेनगुट्टुवन ने आदिराज्य की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को साम्राज्य में प्रतिष्ठित किया।
संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं ने नेडुजेलियन लगभग 210 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को अमायचान या अमायचार कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालैबय कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमिकर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगड़ी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल के समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ था, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कार्य था। संगम साहित्य के व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। और समकालीन कुछ अन्य वर्ग पुलैन दस्तकारों का एक वर्ग, जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। फिर आते एनियर, शिकारियों की एक जाति। मलवर, लूटपाट करने वाली जाति। मलवर लूटपाट करने वाली जाति। एनियर, शिकारियों की एक जाति। मलवर लूटपाट करने वाली शिकारियों की जाति। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोलकापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीड़े कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैंकड़े व अनुचित प्रणय को पेरुंदेड़े कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक, नर्तकियों व गायकों के दल धूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पांडार व डिलैरियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मचेलियर तथा ओबेरियर जैसी कवयित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थीं। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, लेकिन आज के टाइम में अपोजिट है, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को बेल्लार तथा उनके प्रमुखों को बेलीर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं की मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें कड़ैसियर कहा गया है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। पांड्य राज्य में कोरकई, साल्यूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चलता है। यहाँ मानकों के निर्माण का कारखाना भी था।
पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेंडोक कहा गया है। नोट आता है हम लोगों के पास, संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तदास्त स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था। उसके विषय में यह मानता था कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बच्छा था। कुर्बस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया, जिसे अनकु कहा जाता था। अब आता गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 उसका शासनकाल रहा था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी में हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। नोट हमारे पास आता है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकेंड हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। साप चंद्रगुप्त सेकंड का राजकवि था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरि, उपछड़क, फलित ज्योतिषी के विद्वान अमर सिंह, कोशाकार, शंकु वास्तुकार, बेताल भट्ट, घटक कर्पूर, 12 मिहिर थे। चंद्रगुप्त सेकंड का संधिविग्रह सचिव वीरसेन मतालंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिर पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण का, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित था। एक कवि भी था। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित दर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पाणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण हो गया था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था।
गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक उपरीक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य मयत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व एवं उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम यानी विशिष्ट राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इससे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र: कृषि करने योग्य भूमि, वस्तु वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, सिल ऐसी भूमि जो जीतने योग्य नहीं होती थी, अपरहित ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर स्थान: विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, शिव मंदिर बुमरा नगौदा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नयना कुठार मध्य प्रदेश, दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर खोय नागौद मध्य प्रदेश, लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कूटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ यानी जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मृडासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए जाते हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया: मित्रवेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणास, अपरिच्छाकारित आदि। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बारहमीर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर
चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकाव्य ने पशु चिकित्सा पर हत्यायुर्वेद लिखा। नवीनतम की रचना गुप्त काल में ही की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई हैं। पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपैका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। वहाँ के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृतकंजम या माटी है, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम यानी राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा है। द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी प्रथम रचना है भागवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नोट आता है, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब हम लोग पढ़ेंगे वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बराबर यानी विदर्भ के स्थानीय शासक थे। बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा वासीय वर्षगुल शाखा। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम 335 ईस्वी से 360 ईस्वी, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410, प्रवरसेन द्वितीय 410 से 440 ईस्वी, नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी, पृथ्वीसेन द्वितीय 460 से 480। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्णकाल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वीसेन सेकेंड वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य वासीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। वासीम शाखा के वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। वत्सगुल्म सम्राट के अकोला जिले में आधुनिक वसीम में स्थित था। वसीम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन विंध्यशक्ति द्वितीय 350 से 400 ईस्वी, प्रवरसेन द्वितीय 400 से 415 ईस्वी, हरिसेन 475 से 510 ईस्वी। हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्रातःकाव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया था। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा
वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाटकटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव व विष्णु के उपासक थे। वाकटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के समंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकटकों के शासनकाल में हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे पुष्यभूत वंश या वर्धवंश वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान है। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियों धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। नोट आता है, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। उसने बोधि वृक्ष यानी बोध गया को कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। ठीक है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। वर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीन दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत के बारे में भी जाना। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ से हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्यश्री प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं छठे समारोह से सम्मिलित हुआ था। वाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। वाणभट्ट के गुरु भर्च थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने ही की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या आमत कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा भी विषय जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाचपटलिक कहा जाता था। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद यानी मंडी, प्रधान सचिव, सिंहनाथ प्रधान के सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे।
अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नोट आता है हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वाराह मंदिर का निर्माण करवाया। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन सेकंड 700 से 728 ईस्वी, नंदी वर्मन सेकंड 730 से 800 ईस्वी। मत विलास प्रेषण की रचना महेंद्र वर्मन ने ही की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ खा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातपी कोंड व महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन ने फर्स्ट ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग कौची आया था। कौची परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल्ल, रंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधि ग्रहण की थी। इसने माल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड था। उसने राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसे मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन सेकेंड ने किया। दास कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन सेकेंड के दरबार में रहते थे। दास कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन सेकेंड के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन सेकेंड ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई आलवार नंदीवर्मन सेकेंड के समकालीन थे। नंदीवर्मन थर्ड शैव मतानुयायी था। उसकी राजभाषा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत परंतेय नार निवास करता था, जिसने भारत विवरणवा नामक ग्रंथ की रचना की। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंपवर्मा 948 से 980 था। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के दशांशों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी तांजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मलन राजराज पेथुरचंद था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशंभु सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्णा थर्ड ने परातक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में परातक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजा द्वितीय मारा गया। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिमफोएब को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजा राज फर्स्ट श्रीलंका के विजित प्रदेशों के चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम राजधानी पोलनरुवा बनाया। राजा राज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजा राजेश्वर का शिव मंदिर बनाया।
चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंडचोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि के प्रकार। वेलन बगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शालाभोग, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। शालाभोग, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। शालाभोग, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। वेददान, तिरुवनंतपट्टी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। देवदान, तिरुमंडकी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचंदम, जैन संस्थानों को दान की गई भूमि। पल्लीचंदम, जैन संस्थानों को दान की गई भूमि। नोट आता है, गजनी का सुल्तान महमूद गजेंद्र प्रसाद का प्रथम का समकालीन था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र सेकंड के प्रंकेसरी की एक एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। राजेंद्र सेकंड ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदंब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोतुंग सेकंड ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुदंतरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदनन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उड़नकूटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलमों प्रांत में विभक्त था। मंडलम कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खास नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुबेद वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अरियार प्रधान जैसी उपाधियां दी गईं। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राज्य के पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर्र सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रगृहों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुकल कहा जाता था। यह सभा वरियन नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते हैं। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये लो। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कलंजु सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयंगोदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचनाएं कलिंगतु परड़ी, कंबन और ओटकूटन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का और पंप पोनम एवं रन्न कन्नड़ साहित्य का 3 रत्न कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के ब्रह्मेश्वर मंदिर के विमान को
भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित है। उपरांतक प्रताप के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवर व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। अब आता है चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलव सेकंड ने की थी। राजधानी मान्यखेड़ थी। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलव प्रथम, तैलव द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर थर्ड एवं तैलव थर्ड। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमादेव चरित की रचना बिल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश यानी वातापी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन सेकंड था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन सेकंड भी बहुस्वर्ण एवं अनिष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेंगुती मंदिर पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की राजधानी उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन सेकंड को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन सेकंड मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापीकोड की उपाधि धारण की। हेहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन सेकंड से है। लेखक रवि कीर्ति अजंता के एक महाचित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन सेकंड को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथ नाम की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य सेकंड की उपाधि की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टकाल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंतीदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। फिर आता है चालुक्य वंश। बेकी। आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टार्ट करें चालुक्य वंश पे से। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।